द्वितीय वर्ष भूगोल की प्रथम पेपर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम जो क्रम चला रहे हैं कक्षाओं का, ऑनलाइन कक्षाओं का, जिसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं हम जापान का नगरीकरण अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जापान की जनसंख्या का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज जापान की नगरीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। जापान के नगरीकरण की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जापान एक नगरीकृत राष्ट्र है। नगरीकृत राष्ट्र का अर्थ है कि जहां अधिकतम जनसंख्या नगरों में रहती है। 1975 में जहां जापान की लगभग 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, वहीं 2017 तक जापान की 93% जनसंख्या यानी 93.5% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है। मतलब 93 का मतलब है कि लगभग सभी नगरों में निवास कर रहे हैं। बचता आपके पास 6.5% है, उसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि जापान पूर्ण रूप से नगरीकृत राष्ट्र है, मतलब अधिकतम जनसंख्या नगरों में रह रही है और वो सारे नगर जो है वो तटीय इलाकों में बसे हुए हैं। हालांकि जापान की चौड़ाई इतनी कम है कि जो सारे बसाव है वो तटों पर, नगरों की जो बसाव है वो तटीय इलाकों के मैदानों पर ही है। तो सारे नगरों को समुद्र तट का लाभ मिल रहा है और सारे नगर जो जापान के हैं वो तटीय इलाकों पर स्थित है। दूसरी चीज जो जापान के नगरीकरण के बारे में हम देखते हैं कि जापान का जो नगरीय जनसंख्या है उसका जो मुख्य व्यवसाय है वह औद्योग और सेवा क्षेत्र है। बड़े पैमाने पर वहाँ औद्योगिकरण हुआ है। हर नगर अपने आप में एक विशेषीकृत उद्योगों को चलाता है, उसका पोषण करता है और वहाँ पर औद्योगिकरण के साथ साथ सेवाओं क्षेत्र में भी बहुत अधिक विकास हुआ है। तो वहाँ की नगरीय जनसंख्या उद्योगों में बड़े पैमाने पर संलग्न है, साथ में वह सेवा क्षेत्रों में भी संलग्न है। हर नगर के कुछ विशेष उद्योग हैं जिसमें वह नगर बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको नगर के साथ देखने को मिलती है। अब जब हम नगर की बात करते हैं तो वहाँ हम एक शब्द का यूज करते हैं, मेगालोपोलिस। अब हम पहले इस शब्द को समझेंगे, मेगालोपोलिस क्या है। हमने मेट्रोपॉलिटन सुनते हैं, महानगर। अब मेगालोपोलिस महानगर का एक विकसित रूप है, यानी कई सारे महानगर जब आपस में मिल जाते हैं तो वो मेगालोपोलिस कहलाता है। भारत में ऐसा कोई उदाहरण देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। हालांकि दिल्ली के आसपास जो शुरू नोएडा और गुड़गांव के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, परंतु उसको अपन मेगालोपोलिस नहीं कह सकते क्योंकि महानगर की संज्ञा तो अभी भी सिर्फ दिल्ली को ही दी जा सकती है। पास में जो नोएडा और गुड़गांव है वो महानगर नहीं है। परंतु जब आसपास दो चार महानगर हों जो स्वयं में महानगर की संज्ञा रखते हों और वो विकसित होते होते उनके संक्रमण क्षेत्र आपस में मिल जाए और वह एक नगरीय क्षेत्र के रूप में बन जाए, उसे मेगालोपोलिस कहते हैं। इन मेगालोपोलिस में विश्व के सबसे बड़े मेगालोपोलिस का जो मिला है वो है आपकी टोक्यो योकोहामा क्षेत्र। टोक्यो योकोहामा क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा विस्तृत भूभाग है जो जापान के पश्चिमी तट पर है, प्रशांत महासागरीय तट पर है और ये एक बहुत बड़ा नगरीय क्षेत्र है जिसमें कई सारे बड़े बड़े नगर हैं, जिसमें टोक्यो और योकोहामा दो बड़े महानगर हैं जो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्वर्बेशन यानी नगरीय क्षेत्र बन के उभरता है। मतलब आप नगरीकरण समाप्त ही नहीं होता है, एक नगर समाप्त होता है दूसरा नगर प्रारंभ हो जाता है और लगातार नगरीकरण और औद्योगिकरण चलता ही रहता है। एक बहुत बड़ा और विश्व का सबसे महंगी जमीन रखने वाला क्षेत्र ये है। आपको बता दूं कि सिर्फ टोक्यो के अंदर 29 मिलियन से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो अकेला टोक्यो 29 मिलियन जनसंख्या रखने वाला विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूह है, बहुत ही अधिक जनसंख्या है। इसके बाद जो दूसरा नगरीय समूह उभर के आता है वो है आपका ओसाका, कोबे और क्योटो। ओसाका, कोबे, क्योटो इसी के दक्षिण में होन्शु द्वीप के अंदर ही है और अगला जो मैदान है होन्शु द्वीप में, होन्शु द्वीप के अंदर कई सारे मैदान हैं जिसमें क्वेंटो का मैदान है। उसके बाद जो अगला मैदान है उसमें ये तीन महानगर मिलाकर एक कॉन्वर्बेशन बनाते हैं। उस कॉन्वर्बेशन के अंदर जो जनसंख्या है ओसाका, कोबे, तो ओसाका स्वयं की जनसंख्या 17 मिलियन है और उसके साथ कोबे और क्यूशू दो बड़े महानगर हैं जिनकी अपनी स्वयं की बहुत बड़ी जनसंख्या है, 14 लाख और आपके 14 करोड़ और 15 करोड़ की जनसंख्या लगभग यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से बड़े बड़े महानगर, तो पहला नगरीय क्षेत्र हमारे पास कौन सा हो गया, टोक्यो योकोहामा, दूसरा ओसाका, कोबे, क्यूशू, ये तीन नगर है।
एक नगर नहीं है, ओसाका, कोबे और क्यूशू, ये 3 नगर है जो आपस में संलग्न हो गए। संलग्न का मतलब है कि एक नगर समाप्त होने के बाद पुनः से दूसरा नगर प्रारंभ हो जाता है। बीच में आपको कोई भी ग्रामीण क्षेत्र या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं मिलता जहाँ नगरीकरण ना हो, मतलब नगरीकरण सतत चलता रहता है। और तीनों महानगर एक दूसरे से जुड़कर एक नगरीय समूह का निर्माण करते हैं। ऐसा गहन नगरीकरण के बाद ही संभव हो पाता है। तीसरा नगरीय क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है वो है नगोया, वो भी होन्शु में ही है। नगोया एक बहुत बड़ा नगरीय क्षेत्र है, जिसकी नगोया की अपनी खुद की भी जनसंख्या 9 मिलियन है। तो 9 मिलियन जनसंख्या, यानी लगभग 1 करोड़ जनसंख्या वाला नगर ये भी है। तो बहुत बड़े बड़े नगर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिनकी अपनी बृहद जनसंख्या है और बृहद जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास कर रही है। तो ये 3 बड़े कॉन्वर्बेशंस कॉन्वर्बेशंस मतलब नगरों को मिलकर बनाए गए नगरीय समूह आपको 3 बड़े बड़े दिखते हैं। इसके अलावा कई आपको 10 लाखी और नगर आपको वहाँ देखने को बहुत आसानी से मिल जाएंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। बड़े पैमाने पर 10 लाखी नगर आपको वहाँ मिलेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको बड़े पैमाने पर नगरीकरण मिलता है तो नगरीकरण से संबंधित कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है। हालांकि जापान में नगरीकरण बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। सड़कों का विन्यास, मकानों का विन्यास बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जाता है और ख़ास करके सारी इमारतें और सारा निर्माण भूकंप रोधी है। भूकंप रोधी का अर्थ है कि वहाँ हर रोज़ लगभग 4 भूकंप आते हैं और साल में कई जो है वो रिक्टर के पैमाने पर 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप वहाँ आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ की जो इमारतें बनाई जाती हैं वो भूकंप रोधी होती हैं ताकि कम से कम नुकसान उनको भूकंप द्वारा होता है और भूकंप उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। और वो लगातार भूकंप आते रहते हैं और वहाँ की इमारतें, जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक भूकंप आया और कई जगह दरारें आ गई, कई जगह इमारतें गिर गई, ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। इस दृष्टि से तो वो बहुत ज़्यादा सुनियोजित है। परंतु जो दबाव है, वो संसाधनों का जो दबाव है वो सबसे बड़ा आता है। एक तो प्राइस बहुत बढ़ जाती है, मतलब जो भूमि मूल्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी आप कोई इंडिपेंडेंट मकान लेने या बनाने की नहीं सोच सकते। आपको वहाँ जो बहुमंजिला 100-100 150-150 मंजिल की जो इमारतें हैं उन्हीं में ही आपको अपना जगह लेनी पड़ेगी। इस स्थिति के अंदर वहाँ रहने का अपना खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जापान में रहना, किराए से रहना या अपना मकान लेके रहना बहुत अधिक महंगा है। और ऐसी स्थिति में वहाँ के युवाओं पर इसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रारंभिक अपने नौकरी के समय में जब वो महानगरों में आते हैं तो उनको अपने लिए आश्रय ढूंढना और अपनी आय के अंदर अपना आश्रय ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो समूह के रूप में रहते हैं और कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और दूसरी समस्या है उनकी कि वो अपने परिवार को बनाने की नहीं सोच पाते, क्योंकि उनका परिवार इतना महंगा है जीवन यापन कि वो एकल रहकर सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं ताकि वो अपने करियर में विकास कर सकें और अपनी दैनंदिन जो ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव है वहाँ पर, बहुत महंगी जीवन शैली है, बहुत महंगा भूमि है, सब कुछ उन्नत श्रेणी का होने के बावजूद भी वो बहुत महंगा है और वहाँ के निवासी भी उसको बहुत मुश्किल से ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो जापान में आपको इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि जापान में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, परंतु वहाँ प्रति व्यक्ति खर्च भी बहुत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति खर्च क्या है। रोज की दिनचर्या चलाने के लिए जो आपका वहाँ खर्च है वो दूसरे देशों के से कई गुना ज़्यादा है। रहने का और खाने का आपका जो खर्च है वो इतना ज़्यादा है कि आप अपनी कितनी भी आय हो उसको समायोजित नहीं कर पाते। हालांकि सामाजिक सुरक्षा का वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलहाल हम जो देख रहे हैं वहाँ की व्यवस्था कोविड में भी, तो वो बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत अच्छे से कोविड को मैनेज किया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। दूसरा, प्रदूषण तो होगा ही, अगर इतने सारे लोग किसी जगह पर इकट्ठे होकर रहेंगे। और पूरा विकास वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल विकास के लिए तो आपके पास जगह ही नहीं है। आपको आपके पास जो सीमित जो क्षेत्र है उसमें वर्टिकली ऊपर उठते जाना है ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को समायोजित कर पाए। तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण, तनाव, अवसाद, भागम भाग, मतलब जीवन के अंदर तनाव मुक्त क्षणों की बहुत कमी हो जाती है। निजी जीवन की बहुत कमी हो जाती है, निजी संबंधों की बहुत कमी हो जाती है, दोस्तों की कमी होती है। मतलब आपका पूरा जीवन सिर्फ कमाने और भागने के अंदर निकल जाता है। हालांकि जापान के लोगों की आदत ही बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, यानी वो बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, फिर भी कुछ क्षण भी वो अपने तनाव से दूर नहीं बिता पाते हैं, जिसके कारण अवसाद का शिकार हो रहे हैं युवा और वो आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जापान का नगरीकरण था।
अगली कक्षा में हम जापान के संसाधनों यानी कृषि और खनिजों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।